साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 3 विदेशी महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। इसमें एक किर्गिस्तान और 2 उज्बेकिस्तान की निवासी हैं। 3 महिलाएं फर्जी दस्तावेज के आधार पर रह रही थी। एक महिला वीजा खत्म हो चुका था फिर भी यहां पर रह रही थी, जबकि 2 महिलाएं नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत आई थी। तीनों ने फर्जी भारतीय दस्तावेज बनवाए थे। आरोपियों से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल और साथ ही विदेशी करेंसी भी बरामद की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। नेटवर्क की तलाश की जा रही है। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तीनों महिलाएं रायपुर क्षेत्र में रह रही थी। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में हुई संदिग्ध मौत मामले में एक्शन जारी है। एसएसपी देहरादून ने इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार सिंह को निलंबित कर दिया। इससे पहले एसएसपी देहरादून ने रायपुर थाने के 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया था। साथ ही पूरे मामले की जांच एसपी देहात को सौंप दी गई और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए। वहीं मृतक सुनील का पोस्टमार्टम रविवार को हुआ था। 3 डॉक्टरों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी बताई गई है। वहीं परिजनों की आशंका को देखते हुए बिसरा सुरक्षित कराया गया है। इधर परिजनों ने पोस्टमार्टम के दौरान और उसके बाद भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। उनका कहना है कि आत्महत्या नहीं है, बल्कि पुलिस हिरासत में हत्या का मामला है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस खुद को बचाने के लिए पूरे घटनाक्रम को सुसाइड की दिशा में मोड़ रही है। और ये जो पूरा मामला है लाडपुर के महादेव फ्यूल पेट्रोल पंप का है, जहां पर एक व्यक्ति ने पेट्रोल भराने के बाद में पैसे न देने और नशे की हालत में कर्मचारियों से बहस की सूचना पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस उससे बहस करने वाले शख्स को उसकी गाड़ी के साथ में थाने ले आई थी, जिसकी पहचान सुनील रतूड़ी जो कि पीआरडी का जवान था। वहीं पुलिस के मुताबिक सुनील को हवालात में बंद किया गया, जहां उसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। उसे आत्महत्या करने का जो मामला था, उसके बाद में उसे अस्पताल भी ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब सभी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। पुलिस से ही कोई कस्टडी के दौरान कुछ लापरवाही हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि मारपीट हुई है और ऐसी गुमचोट आई है कि जिसकी वजह से मृत्यु हो गई है। मैंने जब पंचनामे के दौरान डेड बॉडी देखी तो मैंने माथे पर भी एक चोट देखी, जिसमें उनके यहाँ पर फूला हुआ है ना। उसके अलावा कहीं जगह पे गले के आसपास नाखून के निशान भी हैं। जांच में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित ना कर सके, इसके लिए तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष समेत 3 लोगों को जो इस चेन ऑफ कमांड में उपस्थित थे, उनके द्वारा जो भी ये कार्रवाई की गई थी, उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की जो घटना है वो दोबारा ना हो, इसके लिए सभी को निर्देशित भी किया गया है। और यह जो घटना हुई है, इसकी संपूर्ण जांच के लिए एसपी ग्रामीण को नियुक्त किया गया है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर जो भी अनुशंसाएं होंगी उसका अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर में कैस्टोरियल जो डेथ हुई है वो कैसे हुई है। उसके परिजन यानी कि सुनील जो रतूड़ी है, उसके परिजन भी सवाल उठा रहे हैं पुलिस के ऊपर कि जब पुलिस ने उसे कस्टोडियल यहाँ पे हवालात में रखा था तो कैसे उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस पर तमाम सवाल अभी बाकी हैं। भले ही इस पूरे मामले की जांच एसएसपी देहरादून ने जो एसपी हैं उनको दी है, और एसपी के साथ यहाँ पे जो मजिस्ट्रियल जांच इस पूरे मामले में हो रही है। साथ ही आज सुनील का पोस्टमार्टम भी हुआ है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो जांच रिपोर्ट जब साथ में आएगी उसी के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिलहाल एसएसपी ने इस पूरे मामले में 4 जो यहाँ पे पुलिस के कर्मचारी थे उनमें से 3 को लाइन हाजिर और 1 को सस्पेंड किया है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र बटवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर देघाट में सड़क हादसा हुआ। देघाट पे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हार्ट सेंटर रेफर किया गया, जबकि 2 घायलों को देघाट के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पत्थर लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली चित्तौली के पास में सड़क पलट गई थी और हादसे के वक्त में ट्रैक्टर ट्रॉली में ड्राइवर समेत 6 लोग सवार थे, जो हादसे का शिकार हो गए।
रुद्रपुर में एलपीजी सिलेंडर्स के लिए मारामारी के बीच में आपदा के अवसर ढूंढ रहे ठगों ने रुद्रपुर के बीजेपी विधायक की पत्नी को भी नहीं छोड़ा। जानकारी के अनुसार विधायक शिव अरोड़ा की पत्नी ने अपने नाम से जब एलपीजी गैस बुक करनी चाहिए तब पता चला कि उनका सिलेंडर तो डिलीवर हो चुका है। ये सुनकर विधायक के घर में हंगामा हो गया क्योंकि उन्होंने गैस बुक ही नहीं कराई थी। गुस्से से लाल पीले विधायक एलपीजी एजेंसी के दफ्तर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन की मांग की है। मामला रुद्रपुर वासियों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। मार्च को डिलीवर, नेक्स्ट तेरा, ये किसके? मेरे यहाँ। बोला हद है तुम लोगों ने चोरी की यार, क्या समझ रखा तुम लोगों ने? तुरंत कार्रवाई करो, सस्पेंड करो इसे और पूरी जांच करो और सबको सिलेंडर दो। मुकदमा दर्ज करेंगे तो मुकदमा करो। क्या समझ रखा तुम लोगों ने? त्राहिमाम मची बड़ी है। रसोई गैस क्राइसिस के बीच में अब बंद पड़ी योजनाओं के खुलने की कवायद तेज हो गई है। आईआईपी और यूकॉस्ट की पिरूल ब्रिकेटिंग परियोजना अब सरकार प्रदेश भर में शुरू करने की तैयारी कर रही है ताकि रसोई गैस की किल्लत को दूर किया जा सके। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पिछले 25 दिनों से देश में रसोई गैस की किल्लत बनी हुई है और उत्तराखंड में तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा बैकलॉग है। लेकिन इन सबके बीच सरकार की कवायद वैकल्पिक संसाधनों पर जोर देने की है। साल 2024 में चंपावत में SCIR, IIP और यूकास्ट ने मिलकर पिरूल यानी चीड़ की पत्तियों को जमा कर पिरूल ब्रिकेटिंग परियोजना को लॉन्च किया ताकि ब्रिकेटिंग तकनीक के जरिए जैव ईंधन बनाया जा सके। पीपीपी मोड पर शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट चंपावत में सक्सेसफुल रहा, जिसमें गांव की महिलाओं की आय होने के साथ ही जंगलों की आग से बचाव पर भी ये मददगार साबित रहा। फिलहाल जिस तरह से लोग रसोई गैस को लेकर परेशान हैं, उसको देखते हुए सरकार ने भी प्रदेश में 50 यूनिट और लगाने के निर्देश दिए हैं। पिरूल की इन पत्तियों को हम लोग ब्रिकेटिंग के माध्यम से ईंधन में बदल रहे हैं। ये जो ईंधन है, ये जो फ्यूल है, ये कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इंडस्ट्री में भी हीटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज हो सकता है। चंपावत में लगभग 1000 मैट्रिक टन पर डे के हिसाब से वो उत्पादन करने की मशीन उन्होंने लगाई है। लेकिन ये एक विकल्प ही होगा। हमारी जो जरूरत है उसके लिए एक सहायक सिद्ध होगा। वन निगम को भी बताया गया है कि वो लोग लकड़ी इत्यादि का इंतजाम करें। परियोजना पर काम कर रहे वैज्ञानिक मानते हैं कि वर्तमान में घरेलू एलपीजी की कीमत लगभग 60 रुपए किलो है। इसके उलट पिरूल की कीमत लगभग 10 रुपए प्रति किलोग्राम है, जो किफायती होने के साथ ही आज की जरूरत भी है। इन ब्रिकेट को खास स्टोव पर ही जलाया जा सकता है, जो काफी किफायती भी हैं। खास तौर पर होटल, कैंटीन या फिर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए शानदार विकल्प है। अभी इस पिरूल ब्रिकेट्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है और उच्च स्तर पे भी अधिकारियों को इसकी महत्वता पता लगी है। तो अभी पूरे उत्तराखंड के जिन सभी जिलों में जहां पे भी पिरूल की मात्रा अधिक है, वहां पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। अनुमान है कि 30 से 50 के करीब में यूनिट्स 1 से 2 साल के अंदर में लगाए जाएंगे। यानी समय की मांग के साथ अब उन विकल्पों पर काम तेज हो गया है जो पिछले लंबे समय से इंतजार में थे कि इन्हें प्रमोट किया जाए। आईआईपी चाहता था कि कम से कम 8 यूनिट प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगें, लेकिन तकरीबन 50 यूनिट मौजूदा हालात को देखते हुए प्रदेश में लगेंगी, जिसका ग्रीन सिग्नल सरकार ने दे दिया है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, देहरादून समेत कई इलाकों में अगले 48 घंटे में बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। देहरादून सीएम हाउस में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में कई मुद्दों पर बातचीत हुई।
आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार में सुबोध उनियाल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिरिक्त विभाग सौंपकर कद बढ़ाया है। देहरादून में रविवार को मंडल स्तरीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ में 2027 विधानसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया। दरअसल 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसे लेकर मंडल स्तर पर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रेनिंग दे रही है कि कैसे जनता के बीच में जाया जाए, कैसे सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए और इन तमाम बातें अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी बता रही है। इसके अलावा बूथ लेवल पर पार्टी की मजबूती के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर भी पार्टी रणनीति बना रही है। प्रशिक्षण है ये हमारे कार्यकर्ताओं को हर दृष्टि से जो संगठन की रीति नीति पद्धति है, विचारधारा है, उसको और मजबूत बनाने में बहुत योगदान देते हैं। अनेक प्रकार की जानकारियाँ देते हैं, बहुत सारे विषय विशेषज्ञ इसमें आते हैं और पार्टी की जो यात्रा है उस यात्रा में अनेक लोगों का, अनेक महापुरुषों का योगदान यहाँ तक रहा है, तपस्या रही है, उनकी विरासत है, उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के जो कार्य हैं उन कामों को आगे ले जाने की प्रेरणा देती है। साथ में संगठन सरकार के बीच में समन्वय बना रहे और लोगों की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका समाधान भी हमारे कार्यकर्ता इन प्रशिक्षण वर्गों में प्रशिक्षण लेकर अपने कौशल से उनको भी समाधान की ओर ले जाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर से अंतर्कलह की आग सुलगने लगी है और नई ज्वाइनिंग ने पार्टी के भीतर पुरानी दरारें उजागर कर दी हैं और रुद्रपुर से लेकर रामनगर तक खींचतान और हरीश रावत का अवकाश पर बीजेपी तंज कस रही है कि अंतर्कलह से परेशान होकर हरीश रावत कोप भवन में चले गए हैं। वहीं रुद्रपुर में मीना शर्मा का इस्तीफा आग में घी डाल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले ही कांग्रेस फिर गुटबाजी में उलझ रही है? आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ये वही पोस्ट है जिसे कांग्रेस की अंदरूनी अंतर्कलह एक बार फिर सतह पर ला दी है। रावत ने 15 दिन के राजनीतिक अवकाश का ऐलान किया, न बयान न कोई कार्यक्रम। दिल्ली में 6 नेताओं की ज्वाइनिंग से ठीक पहले आई इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि हरीश रावत पार्टी में रामनगर से संजय नेगी की एंट्री कराना चाहते थे, लेकिन पूर्व विधायक रणजीत रावत के वीटो से मामला अटक गया। बीजेपी का कहना है कि इसी अंतर्कलह के कारण हरीश रावत कोप भवन में चले गए हैं। कांग्रेस के बड़े नेता का कोप भवन में जाना ये इस बात को सिद्ध करता है कि कांग्रेस के निर्णय को पचाने की क्षमता कांग्रेस के अंदर भी नहीं है। अंतर्कलह सब दिखाई देती है। हरीश रावत जी के कोप भवन अंतर्कलह का एक परिणाम मुझे लगता है। कि हरीश रावत जी क्यों कोप भवन में चले गए? हरीश रावत जी क्यों नहीं, जो अपने शीर्ष नेता को किनारे करने में लगे हुए हैं कांग्रेस के नेता, ये सबसे बड़ी सिरपुटवाल तो यहाँ दिख रही है। क्यों नहीं थे हरीश रावत जी वहाँ? इसका जवाब है किसके पास? बाकी सारे नेता थे। उधर रुद्रपुर में ठुकराल की एंट्री के साथ ही कद्दावर नेता मीना शर्मा ने पार्टी छोड़ दी है। भीमताल में लाखन सिंह नेगी की ज्वाइनिंग ने भी सियासी पारा बढ़ा दिया है। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी खुद अंतर्कलह से जूझ रही है और ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी में आप ये कल्पना करिए कि जहां 11 में से 7 मंत्री उन्हें कांग्रेस कोटे के बनाने पड़े और कितना भयंकर असंतोष। आप विनोद चमोली साहब हैं, मुन्ना सिंह चौहान साहब हैं, चौफाल साहब हैं, वहाँ पर बंशीधर भगत जी हैं, वहाँ पर अरविंद पांडे हैं। जो पीड़ा उनकी है, जो दर्द उनका है और जो अंतर्कलह वहाँ है, उसकी तुलना में तो यहाँ 5% भी नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस की सियासत का केंद्र रहे हरीश रावत की गैर मौजूदगी, ज्वाइनिंग के बीच उठे विवाद और नेताओं की एंट्री एग्जिट क्या महज संयोग है या अंदर ही कुछ ना कुछ पक रहा है?
रुद्रपुर से रामनगर तक जो तस्वीर उभर रही है वो साफ संकेत देती है, अगर कांग्रेस ने जल्द ही अपनी अंदरूनी कलह नहीं सुलझाई तो चुनावी जंग में उतरने से पहले ही पार्टी कमजोर पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में रविवार को आरएसएस का पथ संचलन कार्यक्रम हुआ, जिसमें काफी संख्या में संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन हिंदू समाज को जागृत, अनुशासित और साथ ही संगठित करने के मकसद से किया जाता है। पूरी ड्रेस में स्वयंसेवक ने परेड ग्राउंड से पथ संचलन शुरू किया, जिसका मकसद राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और एकता का संदेश रहा। प्रांत प्रचारक संजय कुमार का कहना है कि इस बार हिंदू सम्मेलन के चलते पथ संचलन के कार्यक्रम में थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। संचलन सामान्य होते हैं, प्रतिपदा के उपलक्ष्य में हम करते हैं, लेकिन पूरे प्रांत में ठीक से कार्यक्रम हो जाए, इसलिए अपनी और कार्यकर्ताओं की सुविधा के अनुसार अधिकतर कार्यक्रम रविवार को किए जाते हैं। उसी के निमित्त ये कार्यक्रम है। देहरादून महानगर के 2 भाग हैं, उत्तर और दक्षिण। ये उत्तर का कार्यक्रम है। एसटीएफ और साइबर क्राइम टीम ने हरिद्वार से एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो साइबर अपराधियों को बैंक अकाउंट उपलब्ध कराता था। ये गिरोह भोले भाले लोगों के नाम पर फर्जी खाते खुलवाकर उन्हें ठगी के लिए इस्तेमाल करता था। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको रिपोर्ट पे दिखाते हैं। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर टीम ने संगठित साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वाले गिरोह के हरिद्वार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह आम लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे और फिर इन खातों को साइबर ठगों को सौंप देते थे। इन खातों में देश भर के पीड़ितों से ठगे गए लाखों रुपए का लेन देन होता था, जिसके बाद आरोपियों को मोटा कमीशन मिलता था। किसी को 10-15 हज़ार 20 हज़ार का लालच देके उसका एक आधार कार्ड बनवाते हैं। आधार कार्ड बनवाएंगे, साइमल्टेनियसली एक किराए पे कमरा लेंगे, बड़ा सा गोडाउन लेंगे, उसमें खाली गत्ते रख के जीएसटीएन नंबर लेंगे बाकायदा, फिर बैंक में जाके कॉरपोरेट अकाउंट खुलवाएंगे जिसकी लिमिट अराउंड 5 करोड़ से 6 करोड़ है। वो अकाउंट लेने के बाद वो सारी किट उस आदमी से ले लेते हैं जिसको ये 10,000 15,000 रुपये देते हैं। उससे सारी किट ले लेंगे। किट में इसका सिम कार्ड भी होगा, एटीएम, चेकबुक, सारी चीज़ें होंगी, पासबुक एंड ऑल। वो किट ये क्या करते थे, बसेस के माध्यम से, बस के ड्राइवर के माध्यम से दिल्ली जो इनके बैठे हुए ऊपर सरगना है, जो जिनको ये अकाउंट चाहिए क्राइम, साइबर क्राइम का पैसा घुमाने के लिए, उनको ये ट्रांसफर करते थे। एसटीएफ ने 3 आरोपी रवि, राजन चौधरी और विनीत राणा को हरिद्वार से अरेस्ट किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी फर्म तैयार कर उनके दस्तावेज बनाते थे और इन्हीं के आधार पर बैंक में करंट अकाउंट खुलवाए जाते थे। बाद में इन खातों को दिल्ली में भेज दिया जाता था, जहां से साइबर अपराध को अंजाम दिया जाता था। एसटीएफ ने आरोपियों के पास से कई पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन, पेन और आधार कार्ड के साथ साथ अलग अलग फर्म की मोहरें भी बरामद की हैं। फिलहाल एसटीएफ अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और बैंक खातों के साथ डिजिटल सबूतों की गहन जांच की जा रही है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। 19 अप्रैल से प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है और इसे सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुलिस विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्गों पर हर 10 किलोमीटर पर चीता पुलिस पिकेट तैनात की गई है। ये पिकेट न सिर्फ सुरक्षा देगी बल्कि जरूरत पड़ने पर यात्रियों को हर जरूरत मदद भी मुहैया कराएगी। आपदा या फिर अचानक भीड़ बढ़ने की स्थिति में चीता टीमें तुरंत एक्शन लेंगी। जवानों को आधुनिक उपकरण और कार्डलेस फोन से लैस किया गया है ताकि फर्स्ट रिस्पांस और राहत बचाव कार्य तेजी से शुरू किया जा सके। आईजी गढ़वाल के मुताबिक प्राथमिकता यही है कि 4 धाम यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित रहे। अब अवगत है कि यात्रा जो है मेनली दिन में पूरी चलती है, लेकिन उनकी ड्यूटी जो है वो 24/7 रहेगी। उसको हम पालियों में भी उसको हम डिवाइड करेंगे कि जो भी कोई स्थिति हो उसको तुरंत स्पॉट पे उसको नियंत्रित किया जा सके। और उनके पास में वायरलेस सेट होगा, फर्स्ट एड का इक्विपमेंट्स होंगे और यात्रा संबंधी पूरी जानकारी
उनके पास रहेगी कि कहाँ पे पड़ाव है, कहाँ पे होटल्स हैं, कहाँ पे हमने जो पब्लिक एम्यूनिटीज के जितने भी प्रबंध किए हैं, जैसे टॉयलेट्स, लाइटिंग्स और पार्किंग व्यवस्था, ये सारी जानकारियां उनको मुहैया कराई जाएगी। शादियों का सीजन, चारधाम यात्रा की तैयारी और इसी बीच में उत्तराखंड में रसोई गैस को लेकर बढ़ती चिंता। लोग अब भी गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि हालात पर नजर है और चारधाम यात्रा के दौरान गैस की किल्लत नहीं होगी। क्या है सरकार की तैयारियां, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में इस वक्त करीब 2,68,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें अब तक रसोई गैस सिलेंडर नहीं मिल पाया है। खाद्य विभाग का कहना है कि इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने घबराहट में गैस तो बुक कर ली, लेकिन उनके पास खाली सिलेंडर मौजूद नहीं है। सरकार का दावा है कि वास्तविक जरूरतमंद उपभोक्ताओं की संख्या इससे कहीं कम है। लोगों से ये आग्रह है आप लोगों के माध्यम से कि वो लोग किसी भी दशा में पैनिक होकर के बुकिंग न करें। अभी कुछ स्थितियां आ रही हैं कि लोग ने बुकिंग कर दी, अभी उनके घर में सिलेंडर खाली नहीं हो पाए हैं, तो जो होम डिलीवरी जा रही है तो वो उसको खाली सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो उनकी बुकिंग भी बनी हुई है। तो इस वजह से बैकलॉग हमारा दिखता है कि इतना बैकलॉग है, बुकिंग कैंसिल भी नहीं हुआ है। 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर सरकार का कहना है कि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को रसोई गैस की किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए जिलों से प्रस्ताव मंगवाए गए हैं, जिन्हें भारत सरकार को भेजा जाएगा। साथ ही वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी काम किया जा रहा है, जिसमें पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने और वन निगम को भी लकड़ी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शादी वाले घरों के लिए अस्थायी गैस कनेक्शन की सुविधा दी जाएगी और अधिकतम 2 सिलेंडर मिल सकेंगे। वहीं स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों में गैस सप्लाई से दिक्कत नहीं होने का दावा है। भारत सरकार का निर्देश है कि जो पीएनजी है, पाइपलाइन जो गैस है, नेचुरल गैस है, उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि वो हमारे देश में ही उत्पन्न होती है। तो लगभग 30 से 35% का उत्पादन हमारे ही देश में होता है। तो अगर हम लोग पाइपलाइन से गैस का वो कर देंगे हर घर में, तो जो एलपीजी का लोड है वो कम होगा। सरकार भले ही हालात संभालने का दावा कर रही हो, लेकिन चारधाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती संख्या एक बड़ी चुनौती बन सकती है। ऐसे में रसोई गैस का संकट मुश्किलें बढ़ा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।